नमस्ते। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या पर गहराई से बात करेंगे जो आजकल काफी लोगों को परेशान कर रही है। गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन्स। नमस्ते। और हमारा फोकस इस बात पे रहेगा कि आयुर्वेद मतलब हमारा पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान इसे किस नजरिए से देखता है और खास तौर पर इसमें खान पान की क्या भूमिका है, जिसे आयुर्वेद में पथ्य और अपथ्य कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो इसी आयुर्वेदिक नजरिए और खान पान के नियमों पर ही है। तो आज का मिशन ये समझना है कि आयुर्वेद गुर्दे की पथरी को सिर्फ आप कह सकते हैं एक फिजिकल ब्लॉकेज मानता है या इसके पीछे शरीर के सिस्टम से जुड़े गहरे कारण देखता है और इसमें हमारी खाने पीने की आदतें कितनी जरूरी हैं। बिल्कुल, लक्ष्य यही है कि आयुर्वेद की उस पूरी सोच को मतलब वो होलिस्टिक अप्रोच को समझें जो सिर्फ लक्षण पर नहीं रुकती बल्कि जड़ तक जाती है, शरीर के पूरे तंत्र पर ध्यान देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुर्दे की पथरी, हाँ, दर्द तो काफी तेज होता है इसका और ये समस्या आजकल बढ़ भी रही है। मॉडर्न मेडिसिन में तो इलाज हैं, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? क्या ये सिर्फ जैसे गुर्दे में कुछ क्रिस्टल जमा हो गए बस इतनी सी बात है? नहीं, आयुर्वेद इसे ऐसे नहीं देखता। मतलब सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम की तरह नहीं, उसका नजरिया हमेशा होलिस्टिक यानी समग्र होता है। वो सिर्फ पथरी बनने या दर्द होने को नहीं देखता, वो समझने की कोशिश करता है कि शरीर में ऐसा क्या बिगड़ा, क्या असंतुलन हुआ जिससे पथरी बनी। अच्छा। और इसमें व्यक्ति की जो मूल प्रकृति है ना, शारीरिक और मानसिक, जिसे दोष कहते हैं, वात पित्त कफ, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ओह, तो ये वात पित्त कफ वाली थ्योरी यहाँ भी लागू होती है? निश्चित रूप से। आयुर्वेद का तो आधार ही यही है कि ज्यादातर बीमारियां इन दोषों के बिगड़ने से ही शुरू होती हैं। हाँ। और इसके साथ दो और चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक अग्नि मतलब हमारी पाचन शक्ति और दूसरा आम। हाँ, आम मतलब वो अधपचे विषैले पदार्थ जो पाचन ठीक ना होने पर शरीर में बनते हैं। तो पथरी बनना अक्सर इन तीनों का मिला-जुला नतीजा माना जाता है। दोषों का बिगड़ना, अग्नि का कमजोर होना और शरीर में आम का जमा होना। ये आम वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझाएंगी? ये पथरी बनने में सीधे सीधे कैसे, मतलब क्या रोल प्ले करता है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, आयुर्वेद मानता है कि जब हमारी पाचन शक्ति, हमारी अग्नि कमजोर होती है तो खाना पूरी तरह पचता नहीं है, उससे एक चिपचिपा टॉक्सिक जैसा पदार्थ बनता है, वही आम है। अच्छा। ये आम फिर ब्लड के जरिए शरीर में फैलता है और जहां भी चैनल्स कमजोर होते हैं या जो अंग सेंसिटिव होता है वहां जम जाता है। अब किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट यानी मूत्रवाह स्रोतस में जब ये आम जमा होता है तो एक तो वो मूत्र के नॉर्मल फ्लो में रुकावट डाल सकता है। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि ये आम उन क्रिस्टल्स के लिए एक, आप कह सकती हैं, एक सेंटर या न्यूक्लियस की तरह काम करता है जिसके चारों ओर मिनरल्स जमा होकर पथरी का रूप ले लेते हैं। ये मूत्र को गाढ़ा भी कर सकता है। तो ये सिर्फ क्रिस्टल नहीं है बल्कि एक तरह का चिपचिपापन भी है जो उन्हें जमा होने में मदद कर रहा है। और दोषों का असंतुलन इसमें कैसे फिट होता है? वात पित्त कफ। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर वात दोष बढ़ गया है, वात यानी जो शरीर में मूवमेंट और ड्राइनेस को कंट्रोल करता है, तो ये यूरिन के फ्लो को इरेगुलर कर सकता है या उसमें रूखापन ला सकता है जिससे क्रिस्टल आसानी से जम सकते हैं। ओके। अगर पित्त दोष बढ़ा है, पित्त यानी गर्मी और एसिडिटी से जुड़ा हुआ, तो ये यूरिन के केमिकल बैलेंस को बदल सकता है। कुछ खास तरह के क्रिस्टल्स जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट वाले, उनके बनने की संभावना बढ़ जाती है। जलन, सूजन भी हो सकती है। अच्छा। और अगर कफ दोष बढ़ा है, कफ यानी भारीपन, स्थिरता, तो ये उस आम के बनने और जमने की प्रक्रिया को और सपोर्ट कर सकता है जो पथरी का बेस बनता है। तो मतलब तीनों दोष अपने अपने तरीके से पथरी बनने के लिए माहौल बना सकते हैं। ये तो वाकई काफी गहरी समझ है, सिर्फ क्रिस्टल जमने से कहीं आगे की बात। सही कहा आपने। इसीलिए आयुर्वेदिक उपचार का लक्ष्य सिर्फ पथरी को निकालना या तोड़ना नहीं होता, उसका एक बड़ा मकसद उन असली कारणों को ठीक करना है। मतलब बिगड़े हुए दोषों को बैलेंस करना, पाचन अग्नि को ठीक करना और शरीर से आम को बाहर निकालना, ताकि ये प्रॉब्लम जड़ से जाए और दोबारा ना हो। हाँ बिल्कुल। लक्ष्य सिर्फ फौरी राहत नहीं बल्कि शरीर का जो नेचुरल बैलेंस है उसे वापस लाना है, ताकि भविष्य में पथरी बनने की टेंडेंसी ही कम हो जाए। ये एक तरह से परमानेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। ये अप्रोच तो काफी लॉजिकल लग रहा है।
अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका हमारे सोर्सेज में खास जिक्र है, पथ्य अपथ्य। ये शब्द सुनने में बड़े पारंपरिक लगते हैं, लेकिन इनका असली मतलब क्या है? और अगर दोष, अग्नि और आम ही कारण है, तो ये पथ्य अपथ्य उन्हें ठीक करने में कैसे मदद करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पथ्य अपथ्य आयुर्वेद के ट्रीटमेंट का आप कह सकती हैं फाउंडेशन है। पथ्य का सीधा सा मतलब है वो सब कुछ जो हमारे शरीर और मन के लिए फायदेमंद है, जो हेल्थ बनाए रखने या बीमारी को ठीक करने में हेल्प करे। इसमें सिर्फ खाना ही नहीं आता। सिर्फ खाना नहीं? नहीं, हमारी आदतें, हमारी लाइफस्टाइल, वो सब भी इसमें शामिल है। और अपथ्य फिर इसका उल्टा? हाँ, अपथ्य वो सब कुछ है जो शरीर और मन के लिए नुकसानदायक है, जो दोषों को बिगाड़े, डाइजेशन खराब करे या बीमारी लाए। लेकिन ये सिर्फ एक क्या खाएं क्या ना खाएं की लिस्ट नहीं है, जैसा कि ज्यादातर लोग समझते हैं। अच्छा, तो ये और भी मतलब ब्रॉड है। पर खाया जा रहा है। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का कॉन्सेप्ट है, मतलब कुछ चीजें साथ में खाना नुकसान करता है। हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में। हाँ, फिर किस मानसिक अवस्था में खा रहे हैं, शांत मन से या टेंशन में, और यहाँ तक कि मौसम और व्यक्ति की शारीरिक स्थिति के हिसाब से डाइट में क्या बदलाव करने हैं, ये सब पथ्यापथ्य का हिस्सा है। और इसके अलावा लाइफस्टाइल, सोने जागने का टाइम, सही तरह का व्यायाम, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब भी इसमें आता है। अरे वाह, ये तो मतलब जीने का पूरा एक तरीका सा लग रहा है। तो किडनी स्टोन के केस में ये इतना जरूरी क्यों हो जाता है? देखिए, आयुर्वेद में एक सूत्र है, आहारः महाभेषजम, यानी आहार ही सबसे बड़ी दवा है। किडनी स्टोन जैसी कंडीशन में सही पथ्य फॉलो करना इलाज का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये कई तरह से काम करता है। जैसे सही डाइट और सही मात्रा में लिक्विड लेने से यूरिन का फ्लो बढ़ता है, जिससे छोटी पथरी निकलने में मदद मिलती है ना? कुछ खाने की चीजें यूरिन की केमिकल नेचर को ऐसा बदल सकती हैं कि नए क्रिस्टल बने ही कम या जो है वो घुलने लगे। अच्छा। और साथ ही सही खाना दोषों को शांत करता है और पाचन अग्नि को मजबूत करके आम बनने से रोकता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था। और अपथ्य से बचना, उसका क्या इम्पैक्ट होता है? अपथ्य से बचना उतना ही जरूरी है जितना पथ्य का पालन। जैसे बहुत ज्यादा भारी, तला हुआ, मसालेदार या प्रोसेस्ड खाना, ये सब दोष बढ़ाते हैं, आम बनाते हैं। कुछ फूड्स जिनमें ऑक्सलेट ज्यादा होता है, जैसे पालक, टमाटर, अगर बहुत ज्यादा खाए, या यूरिक एसिड बढ़ाने वाले जैसे रेड मीट, कुछ तरह की दालें, तो जिन लोगों को उस टाइप की पथरी बनती है, उन्हें इनसे बचने को कहा जाता है। लेकिन यहाँ भी आयुर्वेद सिर्फ चीज का नाम नहीं देखता, वो ये देखता है कि वो चीज उस व्यक्ति की प्रकृति और उसकी अभी की कंडीशन के लिए कैसी है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक चीज किसी एक के लिए अपथ्य हो, पर दूसरे के लिए उतनी ना हो। बिल्कुल, यही तो आयुर्वेद की खासियत है, पर्सनलाइज्ड अप्रोच। इसके अलावा पानी कम पीना, यूरिन को देर तक रोके रखना, बहुत ज्यादा या बिल्कुल कम फिजिकल एक्टिविटी करना, रोज की दिनचर्या ठीक ना होना, ये सब आदतें भी अपथ्य मानी जाती हैं। ये किडनी पर स्ट्रेस डालती हैं और पथरी बनने में मदद कर सकती हैं। ये जानना तो सबके लिए ही जरूरी है, सिर्फ उनके लिए नहीं जिन्हें पथरी है। पर एक सवाल आता है मन में, आजकल की जो लाइफस्टाइल है, भाग दौड़ वाली जिंदगी, उसमें इन सारे नियमों का, जैसे खाने का सही टाइम, सही कॉम्बिनेशन, इन सब का पालन करना कितना प्रैक्टिकल है? हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज है। और आयुर्वेद भी कोई ऐसी कठोरता की बात नहीं करता कि सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। वो समझदारी से अपनाने पर जोर देता है। शायद हर नियम का 100% पालन ना हो पाए, लेकिन प्रिंसिपल्स को समझना जरूरी है। जैसे अगर हम ये समझ जाएं कि टाइम पर खाना ना खाने से हमारी पाचन अग्नि बिगड़ती है और आम बनता है, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि ज्यादातर टाइम पर खा लें। अगर हमें पता है कि दूध और खट्टे फल साथ में लेना ठीक नहीं है, तो हम वो कॉम्बिनेशन अवॉइड कर सकते हैं। बात छोटे छोटे सस्टेनेबल बदलाव करने की है, एकदम से सब कुछ बदलने की नहीं। लाइफस्टाइल में छोटे सुधार भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। समझ गया, मतलब परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, बल्कि जागरूक रहना और जितना हो सके उतना प्रयास करना महत्वपूर्ण है। चलिए अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हमारे स्रोत ये तो बताते हैं कि आयुर्वेद में इलाज है, पर कोई खास जड़ी बूटी या प्रोसेस का नाम नहीं दिया, तो हम इसके बारे में मतलब एक जनरल आइडिया कैसे ले सकते हैं? हाँ, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि 100 से स्पेसिफिक दवाएं नहीं बता रहे, क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होता। वो वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला बिल्कुल नहीं है।
ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा पर्सनलाइज्ड होता है। मतलब हर मरीज का इलाज काफी हद तक अलग होगा। काफी हद तक, हाँ। एक अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की पूरी जांच करता है, उसकी मूल प्रकृति क्या है जिसे प्रकृति कहते हैं, अभी कौन से दोष बढ़े हुए हैं यानी विकृति क्या है, उसकी पाचन शक्ति अग्नि कैसी है, शरीर में आम कितना जमा है, पथरी का टाइप क्या हो सकता है। आयुर्वेद अपने सिद्धांतों से इसका भी अंदाजा लगाता है। उसका साइज, लोकेशन क्या है और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कैसी है। और इन सब चीजों को देखकर फिर ट्रीटमेंट प्लान बनता है। जी, ट्रीटमेंट में कई चीजें हो सकती हैं। पहला, जैसा आपने कहा, खास जड़ी बूटियों का इस्तेमाल। कुछ हर्ब्स होती हैं जो मूत्रल होती हैं, मतलब डायोरेटिक, यूरिन ज्यादा लाती हैं। कुछ में पथरी को तोड़ने या घोलने की क्षमता हो सकती है, जिन्हें अश्मिरी भेदन ड्रग्स कहते हैं। कुछ दर्द और सूजन कम करने वाली हो सकती हैं। अच्छा। दूसरा, जिसकी हमने इतनी बात की, पथ्य अपथ्य का पालन, यानी डाइट और लाइफस्टाइल में जरूरी बदलाव। ये ट्रीटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, इसे अलग नहीं कर सकते। क्या इनके अलावा भी कुछ होता है, मतलब जड़ी बूटी और डाइट के अलावा? हाँ, जरूरत पड़ने पर शरीर की शुद्धि के लिए पंचकर्म की कुछ प्रक्रियाएं भी सजेस्ट की जा सकती हैं, जैसे विरेचन यानी मेडिकेटेड पगेशन या बस्ती यानी मेडिकेटेड एनिमा, खासकर आम को निकालने और दोषों को बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये सब डॉक्टर के फैसले और पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। ओके। साथ ही योग और प्राणायाम भी रेकमेंड किए जाते हैं। ये स्ट्रेस कम करने, डाइजेशन सुधारने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जो कहीं ना कहीं पथरी की रोकथाम और इलाज में भी सहायक है। अगर हम इसे पूरी सिचुएशन को देखें तो आयुर्वेद का मकसद सिर्फ पथरी को बॉडी से बाहर निकालना नहीं है, बल्कि उस सिचुएशन को ही ठीक करना है जिसने पथरी को बनने दिया। अब बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आयुर्वेद पथरी को शरीर के अंदर जो गड़बड़ी चल रही है उसका एक सिग्नल मानता है, तो असली काम है उस बैलेंस को वापस लाना। इसीलिए ट्रीटमेंट का जोर सिर्फ पथरी पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को ठीक करने पर होता है, ताकि शरीर खुद ही ऐसी प्रॉब्लम से लड़ सके और आगे उन्हें रोक सके। ये बीमारी के इलाज के साथ साथ हेल्थ को मेंटेन करने का साइंस है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये समझना वाकई महत्वपूर्ण है कि अप्रोच कितना अलग है सिम्पटम मैनेजमेंट से आगे जाकर रूट कॉज पर काम करना। यही आयुर्वेद की स्पेशलिटी है, होलिस्टिक और पर्सन सेंटर्ड अप्रोच। तो आज की इस बातचीत में हमने गुर्दे की पथरी को आयुर्वेदिक नजरिए से समझने की कोशिश की। हमने देखा कि ये सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये दोषों के इम्बैलेंस, कमजोर पाचन अग्नि और आम यानी टॉक्सिन्स के जमा होने से जुड़ी हुई कहानी है। और हमने खास तौर पर पथ्य अपथ्य यानी सही डाइट और लाइफस्टाइल की जो सेंट्रल भूमिका है उसको समझा। ये साफ है कि आयुर्वेद में इसे इलाज का एक बहुत पावरफुल और जरूरी हिस्सा माना जाता है। ये न सिर्फ मौजूदा पथरी में राहत दे सकता है, बल्कि नई पथरी बनने से रोकने और ओवरऑल हेल्थ को सुधारने में भी मदद करता है। हाँ, और इलाज का मकसद सिर्फ लक्षण दबाना नहीं, बल्कि शरीर का जो अपना नेचुरल बैलेंस है उसे वापस लाना है, ताकि भविष्य में ऐसी दिक्कतें आई ही नहीं। मुख्य बात यही निकल कर आती है कि आयुर्वेद किडनी स्टोन को शरीर में चल रही किसी गहरी गड़बड़ी का एक लक्षण मानता है। इसलिए इसका समाधान भी इंटीग्रेटेड होता है, जिसमें पथरी निकालने या घोलने के तरीकों के साथ साथ व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार सही आहार, पथ्य, परहेज, अपथ्य, लाइफस्टाइल में सुधार और जरूरत पड़ने पर शुद्धिकरण या संतुलन बनाने वाले दूसरे ट्रीटमेंट शामिल होते हैं। ये एक प्रिवेंटिव और हेल्थ प्रमोटिंग अप्रोच है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि हमारी आजकल की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, खान पान में जो अनियमितता है, जो स्ट्रेस है और शायद अनजाने में ही हम जिन अपथ्य चीज़ों का सेवन कर लेते हैं, वे आयुर्वेदिक सिद्धांतों के हिसाब से हमारे शरीर के अंदर के नाजुक संतुलन को कितना बिगाड़ रही होंगी? और क्या यही बिगड़ा हुआ संतुलन धीरे धीरे गुर्दे की पथरी जैसी उन समस्याओं के लिए जमीन तैयार कर रहा है जिन्हें हम अक्सर बस एक अचानक हुई घटना मान लेते हैं? क्या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पथ्य के कुछ छोटे छोटे सोच समझकर किए गए चुनाव करके हम अपने गुर्दों की और अपनी पूरी सेहत की बेहतर देखभाल की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं? इस पर सोचना जरूरी है। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।